अगर दो प्लेन मिरर्स को इंक्लाइन करते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस की बात करते हैं अलग अलग एंगल्स के ऊपर। तो हम जानते हैं कि अगर 360 बाय थीटा करें, बेसिकली एक सर्कल के ऊपर ही सारी की सारी इमेजेस जो है वो लाई करती हैं। व्हेन वी एंटर इनटू रिफ्रैक्शन तो म्यू डिफाइन किया जाता है, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, और म्यू को बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्रिटिकल एंगल और टीआईआर की बात आती है, तो टीआईआर क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब कि रे को सबसे पहले तो ट्रेवल कहाँ से कहाँ पर करना पड़ेगा? डेंसर से रेयर। एंगुलर डिस्पर्जन की अगर बात करूं, अगर लाइट जो है वो आपने व्हाइट लाइट ले लिया और व्हाइट लाइट जो है वो अपने कलर्स के अंदर फूट गई है, तो डेविएशन आता है आपका एंगुलर डिस्पर्जन की जो वैल्यू आती है वो आती है डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा आर, वेयर डेल्टा इज। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। थोड़ा सा बड़ा है पर हम लोगों ने बहुत कंसाइज कर दिया है क्योंकि रैपिडली फिर से इसको भी रिवाइज करना है और रैपिड रिवीजन वाली जो सीरीज है वो चल रही है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले तो कि प्लेन मिरर की जो कहानी है वो है। अब प्लेन मिरर की कहानी के अंदर क्या होता है कि भाई आपके पास में एक मिरर होता है और वो जो मिरर है उससे हम लोग रिफ्लेक्शन करवा लेते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट भी होता है और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी होता है। तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर वाला लॉ सभी लोग जानते हैं, है ना? उसको तो मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं तुमको। और इस प्रकार से हम लोग रेज को रिफ्लेक्ट करा के, रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे खींच के एक ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज जो है वो बना देता है। एक्सटेंडेड होगा तो भी काम यही करना है, उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। पर यही अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मान लेते हैं कि मिरर के ठीक सामने ना होके कुछ इस तरह से रखा हुआ है, तो इन दैट केस या तो मिरर एक्सटेंड कर लो या फिर क्या करो, दो रेज निकालो, एक यहाँ गिराओ एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर कराओ, एक यहाँ गिराओ और फिर और एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर कराओ। इन दोनों को पीछे खींच कर देखो तो आपको इमेज जो है वो ठीक ऑब्जेक्ट के सामने नजर आ जाती है। तो पता ये लगता है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और मिरर की, वही ऑब्जेक्ट और वही आपकी मिरर की और इमेज की भी होती है। जैसे यहाँ पर भी अगर ये वाली डिस्टेंस d थी तो ये वाली डिस्टेंस भी आपकी d ही होने वाली है। तो प्लेन मिरर की कहानी के अंदर ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग डेविएशन के बारे में पढ़ते हैं। डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है? किस तरह से डेविएशन होता है भाई प्लेन मिरर में, तो मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी से आइडिया दे रहा हूँ। डेविएशन के लिए आपकी रे जहां जा रही है उसकी जगह बेचारी कहाँ चली गई आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये आपको डेविएशन बताता है। तो जाना था यहाँ, गई यहाँ, तो ये आपका डेल्टा हो गया। जैसा आप देख सकते हैं ये क्लॉकवाइज डेविएशन जो है उसको दिखा रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस डेल्टा की वैल्यू मेरे हिसाब से 180 माइनस 2i के बराबर आ जाएगी, जो क्लियरली विजिबल है। ठीक है, अब इसके अंदर आप लोग 2 मिरर लगा दो, 3 मिरर लगा दो, नए नए केसेस क्रिएट करना शुरू कर दो, तुम्हारी इच्छा है। ऐसे ही अगर हम लोग मिरर को घुमाते हैं थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 2 थीटा से घूमती है, उसी सेंस में जिस सेंस के अंदर आपके मिरर को घुमाया गया है। ये वाली बात भी हम लोग सब जानते हैं सर, है ना? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बेसिक प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिखी हुई हैं जो आप देख सकते हैं। इसी तरह से वेलोसिटी जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज को हम लोग डिफाइन करते हैं और बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और यहाँ से जो हम लोग एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं वो वाला फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय 2। वेक्टर का साइन हमें साइन कन्वेंशन बताता है और ये इससे हमें पता लगता है कि अगर मिरर भी मूव कर रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, अगर दो प्लेन मिरर्स को इंक्लाइन कर दें तो नंबर ऑफ इमेजेस की बात करते हैं अलग अलग एंगल्स के ऊपर। तो हम जानते हैं कि अगर 360 बाय थीटा करें, बेसिकली एक सर्कल के ऊपर ही सारी की सारी इमेजेस जो है वो लाई करती हैं, और 360 बाय थीटा की वैल्यू एक इवन नंबर आ जाए तो 360 बाय थीटा को हम लोगों ने क्या बोल दिया? m बोल दिया है। और ये m जो है ये अगर इवन आ गया तो इमेजेस बनेंगी m-1। अब m अगर आप लोगों का मान लो ऑड आ गया तो m-1 बनेगी जब एसिमेट्रिकल रखाओ और m बनेगी जब सिमेट्रिकल रखाओ। तो देखो n इक्वल्स टू m इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन द बाइसेक्टर। ठीक है, m एसिमेट्रिक रखाओ तो बराबर बनती है जितना आपका m आता है, और m-1 कब आता है? जब ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर के ऊपर रखाओ। बाइसेक्टर का मतलब समझते हो ना, ऐसे ये अगर आपके मिरर हैं तो एकदम 50 डिग्री का एंगल है तो 25-25 डिग्री के अंदर काट रहा है। ठीक है, अगर फ्रैक्शन आ जाए तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म विल बी इक्वल टू द इंटीग्रल पार्ट। मतलब मान लो n की वैल्यू 4.3 है तो 0.3 इमेज तो होती नहीं है, तो इंटीग्रल पार्ट का मतलब 4 आप लोग यहां पर लिख देंगे। समझ गए?
यही यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे आप लोगों को समझ लेना है। बाय कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा, ये मैंने आपको बता दिया कि 2 थीटा से घूमता है। फिर अगर हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास में 2 तरह के मिरर आते हैं, ये आप लोगों को कॉनकेव मिरर दिख रहा है और ये आप लोगों को कॉन्वेक्स मिरर दिख रहा है। कॉन्वेक्स के अलग अलग केसेस हम लोगों ने पढ़े थे, उन सभी केसेस को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जानते हैं कि इसमें ये फोकस होता है, सभी रेज जो इन्फिनिटी से आ रही हैं वो सब फोकस के ऊपर आके मिलती हैं। तो अगर मैं रेज को इस तरह से लाऊंगा तो अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू पास थ्रू द फोकस ऑफ दिस मिरर। ये आपका एक कॉनकेव मिरर जो है आपके सामने यहाँ पर आपको दिख रहा है। वहीं जब कॉन्वेक्स की बात होती है तो कॉन्वेक्स के अंदर इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है लाइट, और पीछे खिंची हुई लाइट जो है उससे हम लोग हमारे फोकस को जोड़ने की कोशिश करते हैं कुछ इस प्रकार से, ये तरीके से। तो लाइट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, और वहीं यहां पर लाइट अपीयर टू कम नहीं होती, यहां पर लाइट एक्चुअली में मीट करती है फोकस पे। वो वाले डिफरेंस आपको यहाँ पे समझने होता है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है हम लोग जानते हैं। रियल इमेज के अंदर एक्चुअल मीटिंग होती है, वर्चुअल इमेज के अंदर अनरियल मीटिंग होती है। इन्वर्टेड होती है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, स्क्रीन के ऊपर बना सकते हैं। मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है ऑब्टेन्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यहाँ वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, स्क्रीन पर नहीं ले सकते, मैग्निफिकेशन उसका पॉजिटिव होता है, और इस प्रकार से हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है। पर ये नोट तो बीच में यही है। ये क्या हुआ, वेलकम टू नोट क्यों आया है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। टुंग टुंग टुंग, किधर गया हमारा नोट? कुछ दबाया भी नहीं मैंने तो। हाँ। उम, 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 चलो, तो हम यहाँ पर वापस आ चुके हैं, तुम नीचे जाओ चलो। हाँ, तो ऑब्टेन्ड बिहाइंड द मिरर हो गया। चलिए भाई, फोकल लेंथ जो होती है वो एफ की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी थी आर माइनस आर बाई टू सेक थीटा, पर ये किसके लिए? ये हमारी मार्जिनल रेज के लिए, याद है ना? तो रेज अगर आपकी मार्जिनल हो गई, इन दैट केस ये आपका आंसर है। और रेज अगर आपकी पैरेक्सियल हो गई तो आर माइनस आर बाई टू आपका आंसर आता है पैरेक्सियल रेज के लिए। सो दिस इज फॉर पैरेक्सियल रेज, इस बात का भी खास ध्यान रखना है। वहीं मिरर इक्वेशन की बात करें तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है, जिसमें v जो है वो इमेज की डिस्टेंस, u जो है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, f जो है वो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर होती है। मैग्निफिकेशन हमें जब निकालना होता है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू -v/u, और सिंपली पुट hi अपॉन h0, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से हम लोग मैग्निफिकेशन निकालते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। लिटरल मैग्निफिकेशन, ये वही सब चीजें लिखी हुई हैं। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो होता है जिसके अंदर हम लोग अलोंग द एक्सिस की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है तो उसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, dv इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ m स्क्वायर इंटू du। dv और du यहाँ पर इमेज की जो लेंथ है और ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो है, अगर इमेज और ऑब्जेक्ट बहुत छोटे छोटे हैं उस केस में। ठीक है, लिटरल मैग्निफिकेशन या लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं। एरिया में भी m स्क्वायर वाली टर्म आती है, वॉल्यूम के अंदर आप लोगों को m क्यूब वाली टर्म जो है वो भी देखने को मिल जाती है, पर उन सब की हमें चर्चा करनी नहीं है। न्यूटन्स फार्मूला हम लोगों को क्या बताता है? न्यूटन्स फार्मूला हम लोगों को बताता है कि फोकल लेंथ जो है उसकी वैल्यू अंडर रूट x1 x2 होती है। अब इसमें x1 और x2 क्या होता है? x1 होती है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस, x1 की मेजरमेंट भी कहां से है? फ्रॉम फोकस से, और x2 भी कहां से है? फोकस से। तो x1 इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस, x2 इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द फोकस। फोकस से मेजर्ड है, पोल से मेजर्ड नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, साइन कन्वेंशन की जब बात होती है तो हम लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि साइन कन्वेंशन में जो आपकी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज होती है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लिया जाता है। पोल को हम लोग क्या मान के चलते हैं? ओरिजिन, और उसके राइट और लेफ्ट में हम लोग उसी के हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। अगर किसी मिरर के अलोंग ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है तो VIM की जो वैल्यू है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वो हो जाती है -v²/u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, सिंपल सिंपल से फॉर्मूले, इन बातों का ध्यान रखें। ट्रांसवर्स अगर मूव कर रहा है तो इन दैट केस हम लोग dhi/dt लिखते हैं इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ dh0/dt। सिंपल तरीका, इसका भी हम लोगों को ध्यान होना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, क्योंकि हम रिफ्रैक्शन में एंट्री मारते हैं। तो व्हेन वी एंटर इनटू रिफ्रैक्शन तो म्यू डिफाइन किया जाता है, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, और म्यू को बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, ये वाली बात ध्यान रखें।
1 जो इसकी वैल्यू है वो एयर या वैक्यूम के अंदर दी जाती है, और क्योंकि ये C/V है तो C अपन लिखते हैं 1/√μ0ε0, और V इन अ मीडियम लिखते हैं 1/√μ। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो आता है √μr/ε, म्यू की वैल्यू √εr μr, ये वैल्यू आपके पास में फाइनली निकल के आती है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो वैक्यूम के अंदर म्यू का मीडियम, म्यू अगर आपको निकालना है तो सिंपल है भाई, वो तो 1 आना ही है, और लैम्डा वैक्यूम अपॉन लैम्डा मीडियम करके आप लोग म्यू ऑफ द मीडियम लैम्डा के थ्रू भी निकाल सकते हो। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेरीज विद वेवलेंथ ऑफ लाइट। म्यू जो है वो हर कलर के लिए अलग अलग तरह का होता है, और वॉयलेट का म्यू सबसे ज्यादा होता है, ये वाली बात ध्यान रहे, क्योंकि म्यू जो है ना वो एक काउची फॉर्मूला A+B/λ² और ऐसे चलता है, C/λ⁴ एंड सो ऑन, ऐसे इस तरह का वेरिएशन होता है। तो जिस कलर का लैम्डा कम होता होगा उसका म्यू जो है वो ज्यादा होता होगा, और लैम्डा सबसे कम किसका होता है, वॉयलेट का। ठीक है, तो जब लाइट की रेयर से डेंसर मीडियम जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, और वहीं जब रे आपकी डेंसर से रेयर मीडियम जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है। ये वाली बात भी हम लोगों को पता है। अब ये जो टुवर्ड्स और अवे वाली जो कंडीशन है, इसमें डेविएशन निकाला जाएगा डेल्टा। तो डेल्टा की वैल्यू I-R आपको देखने को मिल रही है जब आपकी इंसिडेंट रे रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर जा रही है। ठीक है, और इसके अंदर R-I क्योंकि यहाँ पर डेंसर से रेयर जा रहे हैं, और रे जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर गई है। स्नेल्स लॉ हम लोग जानते हैं भाई, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। ठीक है ना, सिंपल सिंपल। जब एक लाइट रे ट्रेवल करती है मीडियम 1 से मीडियम 2 में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, इसको लिखने का तरीका याद रखना है। 1 μ2 लिखेंगे तो μ2 ऊपर μ1 नीचे आएगा, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 है। क्या है ये, देख लो, from medium 1 to medium 2, then refractive index of 2 with respect to 1, sorry this is 2 with respect to 1। तो इसके अंदर बहुत कंफ्यूजन रहता है यार, इस चीज को याद करके जाना जैसे भी है, मुझे खुद को आज तक याद नहीं हुआ। 2 with respect to 1 है ना, तो जिसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हो उसको पहले लिख दो 1। ठीक है, if a ray of light travels a distance x in time t in a medium, तो म्यू के अंदर जाएगी तो म्यू की वैल्यू CT/x हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। ये वाले पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स इन थिकनेस T, ये भी आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, काम का नहीं है। डिफरेंस इन वेव्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्टिकल पाथ की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन द सेम टाइम इन विच इट ट्रेवल्स अ गिवन पाथ लेंथ इन अ मीडियम। वही जो मैंने बताया था ना, μT बताया था ना कि भाई, मैंने वेव ऑप्टिक्स के अंदर ये वाली बात अच्छा बताऊंगा, अभी तो रे ऑप्टिक्स चल रहा है ना, तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर बताऊंगा। कोई रे T चले कहाँ, मीडियम में, या μT चले कहाँ, एयर में, वो एक ही बात होती है। तो ये वही है जिसके कारण एक्स्ट्रा एक पार्ट डिफरेंस आया था, उसको हम लोग ऑप्टिकल पाथ लेंथ बोलते हैं। लेटरल शिफ्ट की जब बात आती है तो इसकी वैल्यू होती है T sec R साइन ऑफ I-R। ये लेटरल शिफ्ट की वैल्यू है, शिफ्ट लेटरल वाला है ना, यहां से घुसी यहां से निकली, तो जाना इधर था, तो ये आप लोगों की लेटरल शिफ्ट हो गई है। दिस इज द शिफ्ट, परपेंडिकुलर ड्रॉप करके इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। T sec R साइन ऑफ I-R, ये लिखा हुआ है ना T साइन I-R अपॉन कॉस R, वो वही है, ऊपर लिख दिया मैंने sec R, चलेगा ना सबको, वही वाली वैल्यू है। ठीक है, बाकी के पॉइंट्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम इन ऑब्जर्वर इन रेयर मीडियम, तो बेसिकली रियर और अपरेंट डेप्थ के फॉर्मूले की बात हो रही है, तो इसका फॉर्मूला निकालना बहुत ही आसान है। तो H' अपॉन H, या आप लोग अगर रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के थ्रू इस फॉर्मूले को लिखते हो तो अपन लिखते हैं AD इज इक्वल टू जाना अपॉन आना मल्टीप्लाइड बाय रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ इज रियलिटी में कहां पर है, सरफेस, और अपरेंट जो तुमको बाहर से दिख रहा है, पानी भर दिया तो चीजें ऊंची दिखती हैं, वही वाली बात। तो ये जाने वाला मीडियम और ये आने वाला मीडियम, जिससे रे आ रही है और जिसमें रे जा रही है, उनके म्यू पुट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को सब लोग याद रखेंगे। अगर 3 अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड दे रखे हैं जिनके अंदर पानी भरा हुआ है या कोई भी लिक्विड भरा हुआ है जिनकी थिकनेस D1 D2 D3 है, तो अपरेंट डेप्थ को आप लोग सीधे D/μ करके ऐड करके निकाल सकते हैं। टोटल ऐसे में जो शिफ्ट आती है ना, किसी भी ग्लास स्लैब के थ्रू जो आप लोगों को शिफ्ट मिलेगी, लाइन से लगी है तो भी जो आपको शिफ्ट मिलेगी कि भाई ऑब्जेक्ट तो यहाँ था,
पर जो ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ था उसको ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिख रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट से रेज ऐसे जाती हैं, फिर ऐसे जाती हैं, फिर ऐसे जाती हैं, और इस रे को पीछे खींचते हैं तो ये ऑब्जेक्ट असल में यहाँ दिखता है। तो ये आप लोगों की शिफ्ट होती है। शिफ्ट ऑब्जेक्ट से मेजर की जाती है, स्लैब से मेजर मत कर लेना, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस शिफ्ट की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारे पास में आती है टी इंटू 1-1/μ इन केस बाहर हवा है। बाहर अगर कोई मीडियम हो गया तो यहाँ पर म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ द स्लैब आ जाता है। तो एक जनरल फॉर्मूला भी आप लोग यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसका उल्टा केस हुआ तो क्या होगा, वो वाली बात बता रखी है कि भाई ऑब्जेक्ट अगर रेयरर में और तुम अगर डेंसर में हो तो तुम्हें और डीप दिखता है। तुम डेंसर मीडियम से जब रेयरर मीडियम में देखोगे, मतलब तुम पानी में और तुम किसी बाहर के आदमी को देख रहे हो तो वो दूर दिखेगा, और तुम बाहर हो और तुम पानी में किसी आदमी को देख रहे हो तो वो आपको पास दिखेगा। ठीक है, वही सारी बातें यहाँ बता रखी हैं। फिर आपका क्रिटिकल एंगल और टीआईआर की बात आती है। तो टीआईआर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब कि रे को सबसे पहले तो ट्रेवल कहाँ से कहाँ पर करना पड़ेगा, डेंसर से रेयरर। इसी कंडीशन में टीआईआर जो है वो पॉसिबल हो पाता है। डेंसर टू रेयरर भी जाएगी, और जैसा हम जानते हैं कि जब रे डेंसर से रेयरर मीडियम जानती है ना, तो आई जो है वो ग्रेटर देन आर रहता है ना, उल्टा लिख दिया मैंने, आर जो है वो ग्रेटर देन आई आता है। तो आर आई जो है उसके 90 डिग्री होने से पहले आर 90 डिग्री हो जाएगा। आर अगर 90 डिग्री हो गया तो देखो रे आपकी यहां से ऐसे ग्रेज करते हुए जाने लगेगी। तो जिस एंगल आई के ऊपर आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है ना, दैट एंगल आई एट विच एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, कंडीशन ये है डेंसर टू रेयरर में, उसको हमने क्या नाम दे रखा है, क्रिटिकल एंगल। ठीक है ना भाई। और अगर आपने क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल के ऊपर रे को गिरा दिया तो उस केस के अंदर तो फिर आई जो है वो, मतलब आर जो है 90 से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो रे आपके अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस वाले प्रोसेस को हम लोग टीआईआर बोलते हैं। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया वेरीज विद द कलर ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर। तो सी की वैल्यू जो होती है वो होती है साइन इनवर्स 1/μ, है ना। सराउंडिंग आ गई तो म्यू सराउंडिंग के हिसाब से लिखना पड़ेगा, या फिर छोटा अपॉन बड़ा करके लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि रेड कलर का सी ज्यादा और वॉयलेट कलर का सी जो है वो कम होता है ना। अब अगर मछली मान लो नीचे है पानी के, तो मछली को ऊपर क्या दिख रहा होता है, तो मछली को क्या पूरा संसार दिख रहा होता है, नहीं। मछली को क्या दिख रहा होता है, मछली को सिर्फ ऐसे जाके एक लेवल तक ही चीजें दिख रही होती हैं, और फिर अगर वो ऐसे घूम जाएगी तो उसको एक सर्कल जो है वो दिखता है, जिसे आप सर्कल ऑफ इल्यूमिनेसेंस भी बोलते हो, है ना। दैट सर्कल इज सीन बाय द मछली, जिसका रेडियस होता है h10c, या फिर h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1। इसको आप लोग याद रखें, क्योंकि एक पॉइंट के बाद में आपका टीआईआर हो जाता है। ठीक है, टीआईआर के चक्कर में ही ऐसा होता है। तो अगर M1 M2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से है कोर और क्लैडिंग के, मतलब हम लोग ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहे हैं, और ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हम अच्छे से जानते हैं कि एक पार्ट कोर का होता है और बाहर की एक लेयर होती है जो हम लोग क्लैडिंग जिसे हम लोग बोलते हैं। और डेंसर से रेयरर मीडियम के अंदर यहाँ पर भी हम लोग इसको लेकर जाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारी रे के साथ में टीआईआर हो पाए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर और क्लैडिंग हमें दिया हुआ है म्यू1 और म्यू2, M1 M2 लिखा हुआ है यहाँ पे, म्यू1 म्यू2 कर दो। ठीक है, तो लॉन्चिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच लाइट विल बी कन्फाइंड इन द कोर विल बी साइन इनवर्स ऑफ म्यू1 स्क्वायर माइनस म्यू2 स्क्वायर। इसको सब लोग याद रखेंगे। क्लैडिंग बाहर वाला और कोर अंदर वाला, इसका म्यू म्यू1 है और इसका म्यू जो है वो म्यू2 है ना भाई। क्लैडिंग को हल्का रखना पड़ेगा और कोर को भारी। अगर म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2 नहीं हुआ तो फिर टीआईआर नहीं होगा, और हम चाहते हैं हर सरफेस के ऊपर टीआईआर हो। ठीक है ना। इसके बाद में आता है प्रिज्म। प्रिज्म की बेसिक कंडीशंस आप लोग देख सकते हैं। इस एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है। ए की वैल्यू जो है वो R1 + R2 के बराबर होती है ना। डेल्टा की वैल्यू जो है वो I + E - A के बराबर होती है। ठीक है, सिंपल सिंपल सी बातें ये आपको पता होना चाहिए। म्यू मतलब स्नेल्स लॉ लगाएंगे यहाँ, स्नेल्स लॉ लगाएंगे यहाँ, 2 बार स्नेल्स लॉ की एप्लीकेशन, और सारी चीजों की कैलकुलेशन आराम से की जा सकती है ना। आई वर्सेस डेल्टा या डेल्टा वर्सेस आई ग्राफ जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये आपका डेल्टा हो गया और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये डेल्टा मिनिमम वाली कंडीशन है जो यहाँ पर बनी हुई है, इसे हम लोग डेल्टा मिनिमम बोलते हैं। ऑल्दो ग्राफ ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा झुका हुआ होता है,
इस तरह का ग्राफ होता है, पर इन लोगों ने ऐसा थोड़ा सा बना दिया है, पर कोई बात नहीं है ना। ये आपका ग्राफ है, ये आपके आई की वैल्यू, और ये दो वैल्यूज वो आई और ई वाली, जहां पर वैल्यूज आपको बराबर मिलती हैं। ठीक है, तो अगर मिनिमम डेविएशन की कंडीशन हो जाती है तो हम लोग म्यू की वैल्यू कैसे लिखते हैं? म्यू की वैल्यू लिखते हैं सर हम लोग साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 अपॉन साइन ए बाई 2। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल हमने क्लास के अंदर किए हुए हैं, इन सवालों का ध्यान रखें। ये देखो ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो डेल्टा मिनिमम में डेल्टा की जो वैल्यू है वो वैल्यू हो जाती है 2i माइनस ए, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या हो जाती है? डेल्टा प्लस ए बाई 2, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 वाली कंडीशन यहाँ सारी की सारी लिखी है, ये बातें ध्यान रखनी है। ग्रेजिंग इंसिडेंस की कंडीशन लिखी है, अगर इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली ऑन द प्रिज्म, देखो ये देखो नॉर्मली फॉल कर रही है, एंड ग्रेजेस फ्रॉम द सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस से कैसे जा रही है? ग्रेज करती हुई, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग के, एक सरफेस के ऊपर से ही निकलती जा रही है। तो I1 की वैल्यू तो R1 0 के बराबर हो गई क्योंकि 90 डिग्री पे गिरी थी, I2 पूरा ही 90 डिग्री हो जाएगा, और R2 की वैल्यू ऐसे में C के बराबर हो जाएगी, है ना, तभी ऐसा पॉसिबल है। और C की वैल्यू A के बराबर, तो ऐसे में C जो है वो साइन इनवर्स 1 बाय म्यू, और डेविएशन आपका सिंपल 90 माइनस C आ जाता है। ग्रेजिंग इंसिडेंस या ग्रेजिंग इमरजेंस की कंडीशन अगर हम लोग बात करें तो इन दैट केस एंगल ऑफ प्रिज्म A इज इक्वल टू 2C और डेविएशन 180 माइनस 2C के बराबर आता है, जैसा आप लोग देख सकते हैं। तो इंसिडेंस भी ग्रेजिंग है जिसमें I की वैल्यू 90 डिग्री है, और इमरजेंस भी ग्रेजिंग है जिसमें फाइनल E की वैल्यू भी क्या है आपकी 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री, I1 I2 दोनों 90 डिग्री हो गया, ठीक है। फिर बताया गया मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस एट फर्स्ट फेज ऑफ द प्रिज्म ऑफ एंगल ए एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू फॉर विच द रे जस्ट अंडरगोज टीआईआर एट द सेकंड फेज, मतलब इस वाले सरफेस से रे को अब बाहर नहीं आना है, अंदर की तरफ मुड़ जाना है, तो जस्ट अंडरगोज टीआईआर, या फिर ऐसा बोलो जस्ट क्रिटिकल एंगल के बराबर है जिस पर रे आपकी ग्रेज कर जाती है, तो उसके लिए आई मैक्स की वैल्यू ये है जो आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 साइन ए माइनस कॉस है। स्मॉल एंगल प्रिज्म जो ए की वैल्यू जिसमें 10 डिग्री के बराबर होती है, तो हम लोग डेविएशन जो है वो बहुत इजीली म्यू माइनस 1 इंटू ए से लिख लेते हैं, ठीक है। पतले प्रिज्म के लिए या थिन प्रिज्म के लिए आप ऐसा बोल सकते हैं। स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए जिसको अगर मीडियम में रख दिया जाए तो डेविएशन जो है वो म्यू ग्लास अपॉन म्यू मीडियम माइनस 1 के बराबर आता है, ठीक है। और एंगुलर डिस्पर्जन की अगर बात करूं, अगर लाइट जो है वो आपने व्हाइट लाइट ले लिया और व्हाइट लाइट जो है वो अपने कलर्स के अंदर फूट गई है, तो डेविएशन आता है आपका एंगुलर डिस्पर्जन की जो वैल्यू आती है वो आती है डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा आर, वेयर डेल्टा वॉयलेट इज म्यू वी माइनस 1 इंटू ए एंड डेल्टा रेड इज म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। इसी को अगर आप येलो के लिए लिखोगे तो इनका एवरेज करके भी लिख सकते हो, है ना, यानी डेल्टा वॉयलेट प्लस डेल्टा रेड बाय 2। और म्यू येलो भी जब हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? म्यू वी प्लस म्यू आर बाय 2, ये वाली बात भी ध्यान रहे, ठीक है ना। फिर यहाँ से हम लोग डिस्पर्सिव पावर भी निकाल सकते हैं। डिस्पर्सिव पावर होती है एंगुलर डिस्पर्जन और डेल्टा येलो या फिर मीन जो डेविएशन है उसका रेशो, जो वैल्यू आती है डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड अपॉन डेल्टा वॉयलेट प्लस डेल्टा रेड अपॉन 2, ठीक है। सॉल्व करने पर ओमेगा या डिस्पर्सिव पावर आती है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई, जिसे सॉल्व करने पर म्यू वी, ये तो येलो के बारे में लिखा हुआ है तो आप यहीं तक रुक जाए, ठीक है। डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन की कंडीशन, जिसमें डेविएशन होगा पर रे जो है वो डिस्पर्स नहीं हुई है, मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में नहीं टूटी है, तो ये आप लोगों का नेट डेविएशन होता है। और आपको क्या करना होता है भाई? डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, यानी एंगुलर डिस्पर्जन जो है थीटा नेट, उसको आप लोगों को 0 करना होता है, ठीक है। डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन के अंदर आप लोगों को डेविएशन यानी डेल्टा नेट को 0 करना होता है, पर थीटा जो है वो आपके पास में बच जाता है। तो कंडीशन होती है थीटा 1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना भाई। इसमें होती है डेल्टा 1 ओमेगा 1 वाली प्लस डेल्टा 2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन रहती है। और इसमें रहती है थीटा अपॉन ओमेगा, थीटा 1 अपॉन ओमेगा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 अपॉन ओमेगा 2, वो पॉजिटिव नेगेटिव अपन एडजस्ट कर लेता है। तो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस फॉर्मूला याद रहे, म्यू 2 बाय वी माइनस म्यू 1 बाय यू इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय आर। इस फॉर्मूले को एकदम जबरदस्त तरीके से याद रख लेना है, ठीक है। सारे साइन कन्वेंशन वैसे ही फॉलो होते हैं जैसे किए जाते हैं। लेंस फॉर्मूला होता है 1 बाय एफ इक्वल्स टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, और वापस से जो साइन कन्वेंशन है वो वैसे ही है जैसे मिरर में थे, जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज है वही डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1 बाय एफ इज म्यू
मतलब जो μ2/μ1 के अंदर क्या आ गया, जो आपका मीडियम है बाहर का सराउंडिंग है उसकी भी आ गई, और μ1 आपकी सराउंडिंग हो गई और ये आपका लेंस हो गया। ठीक है, तो μl अपॉन μs माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। r1 वो सरफेस है जिस पर रे सबसे पहले स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, डाइवर्जिंग मेनिस्कस के लिए μ-1 1/r1 माइनस 1/r2, और जो आपका रे बनता है कन्वर्जिंग मेनिस्कस के लिए भी डिफाइन कर दिया। कॉन्वेक्स लेंस आप सभी लोग जानते ही हैं कैसा होता है, और कॉनकेव लेंस भी आप लोग सभी लोग जानते ही हैं कैसा होता है ना। बाय कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉनकेव है, वो सारी चीजें भी आप लोग जानते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ μ-1 1/r1 प्लस 1/r2 इसलिए लिख दिया क्योंकि एक नेगेटिव अगला R2 क्योंकि नेगेटिव हो जाता है ना, ये अगर मान लो मैंने R1 बोला और इसको मान लो मैंने R2 बोला और रेज को अगर यहां से गिराया तो R2 नेगेटिव हो गया, तो इस कारण से माइनस वाली जगह पर प्लस कर दिया है ना। और यहाँ पर क्या, क्योंकि कन्वर्जिंग की बात है तो 1/f की वैल्यू अगर मान लिया R1 R2 बराबर है तो ये वैल्यू आ जाती है। प्लेनों के लिए एक R गायब हो जाता है तो μ-1 अपॉन R आ जाता है। ठीक है, ये सारे तरह के लेंसेज हैं जो आप लोग जानते हो। पावर 1/f से डिफाइन होती है, मीडियम में जाते हैं तो आपको बताना है कैसे डिफाइन होती है, मीडियम में पावर क्या हो जाती है चेंज। तो कॉनकेव लेंस के लिए आप लोग यहाँ माइनस का साइन लगा सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। इक्वी कॉनकेव और प्लेनो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ आपको यहाँ पर गिवन है। अगर लेंस को किसी मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूजी से बनाया, एयर के अंदर रखा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लिक्विड में रख दिया तो FL अपॉन एफ एयर का फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, जिससे आप लोगों को फाइनली जो फोकल लेंथ है वो मिल जाती है। फोकल पावर ऑफ अ लेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, ये वाली बात भी हम लोग जानते हैं। और f इज मेजर्ड इन मीटर्स, तो पावर 1/f डायोप्टर्स होती है। पावर की वैल्यू को 100/f डायोप्टर इसलिए लिखा है अगर सेंटीमीटर के अंदर उसको मेजर किया हो तो। अगर दो लेंसेज को डी सेपरेशन से हम लोग दूर रखते हैं, दोनों की फोकल लेंथ भी हमारे पास में है f1 f2, तो इन दैट केस f इक्विवेलेंट जो आपकी आती है वो यहाँ पर लिखिए। अगर दो लेंसेज की पावर P1 P2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिफरेंस d, तो देखो ये डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है। दो कॉन्वेक्स लेंसेज आपको दिए हैं f1 f2 फोकल लेंथ के, अगर d डिफरेंस से सेपरेटेड है कि उनका कॉम्बिनेशन जो है वो पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करता है, जिसमें d की वैल्यू f1 प्लस f2 आ जाती है। माई फाइनल इमेज जब मैग्निफिकेशन d पर है तो सिंपल माइक्रोस्कोप एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसके अंदर फोकस और पोल के बीच में आपके ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है। ठीक है, और इमेज जो है वो बनाई जाती है अलग अलग पोजीशंस पे। इट कुड आइदर बी एट इंफिनिटी, वर्चुअल इमेज बनती है, तो इट कुड आइदर बी एट इंफिनिटी और एट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन विच इज 25 सेंटीमीटर। तो फाइनल इमेज अगर डी और इंफिनिटी पर बनती है तो ये तो डी वाली हो गई 1 प्लस d/f, और इंफिनिटी वाली हो गई सीधे d/f। ठीक है, ध्यान रखें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दोनों केस लगते हैं क्योंकि दो मिरर्स, दो आपके लेंसेज होते हैं, एक होता है आपका आई पीस और दूसरा होता है आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, आई पीस और ऑब्जेक्टिव दोनों ही तरह की चीजें रखी जाती हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया और ये आपका आई पीस हो गया। तो जो ऑब्जेक्टिव जो आपका मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगा वो V/U करेगा, और फिर आई पीस जिससे आपको देखना है उसमें या तो 1 प्लस d/f का फैक्टर आएगा या फिर d/f का फैक्टर आएगा। और जो नेट मैग्निफिकेशन है, अगर आपको एक से ज्यादा लेंस का निकालना है तो मैग्निफिकेशन हमेशा मल्टीप्लाई होता है, m1 इंटू m2 इंटू m3 एंड सो ऑन, ऐसे होता है। ठीक है, तो पहले वाले का V/U और इसका 1 प्लस d/f, तो V/U इंटू 1 प्लस d/f हो गया। इसके अंदर इमेज कहाँ बन रही थी, कैपिटल डी पे, और इन्फिनिटी पे बनेगी तो V/U इंटू d/f। तो देख लो V/U इंटू d/f कहाँ चला गया, इन लोगों ने लिखा नहीं है, अगले पेज पर लिख दिया होगा, तो ये आ गया देख V/U इंटू d/f। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर के बारे में मैंने बता ही दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो m0 इंटू m, आपको फाइनल आंसर जो है वो सीधे सीधे मिल जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखें, और एक बहुत स्पीड के साथ में हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स वाला पोर्शन जो है उसको रिवाइज कर लिया है। आशा करता हूँ फॉर्मूले तो एटलीस्ट आप सभी लोगों के रिवाइज हो गए होंगे। क्वेश्चंस अभी अपन लोगों ने नहीं लिए हैं इस वाली सीरीज के अंदर, पर क्वेश्चन की सीरीज आपकी ऑलरेडी चल रही है, जो हम लोगों ने दिशा सीरीज चला रखी है राजस्थान के चैनल पे। आप लोग उस वाली सीरीज को भी आराम से देख सकते हैं। मैं कोटा विद्यापीठ से निपुण मित्तल आप लोगों को अलविदा कहता हूँ इस वाली सीरीज से। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सायोनारा एंड जय हिंद एवरीवन।